वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। सो आपका हम स्वागत करते हैं ब्लू पेन ब्लू मार्कर में। दोस्तों आज हमें चूँकि ग्रामर करना था, क्योंकि ग्रामर का ही हमने वादा किया था। हमने कुछ पार्ट्स किया भी था ग्रामर का, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमारे पास बोर्ड नहीं होने के कारण मैं आपको ग्रामर नहीं करवा सकता हूँ। देखिए कुछ दिन में अगर बोर्ड का इंतज़ाम हो जाता है तो हम लोग ग्रामर भी शुरू कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हमारा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का छूटा हुआ था, स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो कुछ पार्ट छूटा हुआ था, हम लोग उसको कर लेते हैं। आज हमने लास्ट 2 चैप्टर्स में ये जो चैप्टर नंबर हमारा 10th है, 10वां चैप्टर नंबर 10 जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा है वो हम लोगों ने शुरू किया था। और इसमें से हमने 2 लेक्चर्स हमने आपको दे दिया है, अपलोड हम लोगों ने कर लिया है। वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे लेक्चर के बारे में, और यही वो बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। आप देख लीजिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये आपको 7 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। हम लोग देख लेते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। और इसके जैसे ही हमारा बोर्ड का इंतज़ाम हो जाएगा, हम आपको इंग्लिश ग्रामर भी करवा देंगे। तो चलिए पहले हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा कर लेते हैं, शुरू करते हैं। बिल्कुल ये पेज नंबर इस बुक का पेज नंबर 41 में आप आइए। 41 का बिल्कुल लास्ट में आइए। यहाँ जो आपको दिख रहा है, यहाँ आपको लिखा हुआ है स्टोरी ऑफ ड्रामा। हम लोग इसी को पढ़ेंगे। हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, आपको कैमरा भी हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा, बट ये हम लोग कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं और इसको पूरा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। और इससे पहले कि हम ये आपको बता दें कि पहले जो हमने 2 लेक्चर्स किए थे वो हमने आपको ड्रामेटिक एलिमेंट्स के बारे में बताए थे। इसमें प्लॉट था, कैरेक्टर था, डायलॉग था, जेस्चर था, सीनिक इफेक्ट था, म्यूज़िक था, सोलिलोकाई था और पेंटोमाइम था। और फिर हम लोगों ने सेकेंड जो लेक्चर था उसमें हमने बात किया था ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो कि एक्सपोजिशन था, कॉम्प्लिकेशन था, क्राइसिस था, डिनोमा था, कैटास्ट्रॉफी था एंड कंक्लूजन था। ट्रेजेडी और कॉमेडी के बारे में हम लोगों ने बात किया था, और उसी में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ड्रामा के बारे में भी बात किया था, जहाँ पर ट्रेजेडी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, फार्स, मेलोड्रामा, मास्क एंड वन एक्ट प्ले के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो चलिए आज उन दोनों के बाद एक तीसरा जो लेक्चर है हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। आप देख लीजिए, शुरू करिए पेज नंबर 41 का बिल्कुल लास्ट पे। स्टोरी ऑफ ड्रामा। The story of English drama takes us back to the century succeeding the coming of the Normans। अब आप इसको देखिए, कहते हैं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा जो है, कहता है कि ना इंग्लिश ड्रामा का जो स्टोरी है, जो कहानी है, टेक्स अस बैक, हमें पीछे लेके जाता है। कहाँ? टू द सेंचुरी, उस शताब्दी में लेकर के जाता है जहाँ, है ना, सक्सीडिंग द कमिंग ऑफ द नॉर्मन्स, जब नॉर्मन्स लोग आए थे उसके बाद के शताब्दी में लेकर हमको जाता है। अब नॉर्मन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हमारा 1066 में हुआ था। मैंने इसका पहले लेक्चर्स में इसके बारे में हमने बात किया है। तो वही कह रहे कि स्टोरी ऑफ ड्रामा जो है ये हमको कहाँ लेकर जाता है? जब नॉर्मन लोग आए थे, जब नॉर्मन्स लोग आए थे, उसके बाद वाले सेंचुरी में, शताब्दी में हमको लेकर के जाता है। द रिलीजियस प्लेज अपीयर्ड इन इंग्लैंड। कहते हैं कि धार्मिक जो ड्रामे हैं, जो धर्म के आधार पर जो ड्रामे, जो प्लेज बने हैं इंग्लैंड में, सून आफ्टर द नॉर्मन कंक्वेस्ट। नॉर्मन कंक्वेस्ट 1066 AD के बाद जितने भी धार्मिक ड्रामा या धार्मिक प्लेज बने हैं, है ना, ठीक है ना, जो भी हुए, जो प्रकट हुए, द रिलीजियस प्लेज अपीयर्ड, जितने भी धार्मिक प्लेज हैं, ड्रामे हैं, वो अपीयर हुए हैं, वो बिल्कुल आए हैं, वो प्रकट हुए हैं किसके? नॉर्मन कंक्वेस्ट के जस्ट बाद। कहाँ पर? इंग्लैंड में। चलिए हम लोग पेज को पलटते हैं, आगे आते हैं। दिस सेक्रेड प्लेज, ये जो धार्मिक ड्रामे थे, ये जो धार्मिक प्लेज थे, काफ़ी सेक्रेड थे, काफ़ी शुद्ध थे, काफ़ी पवित्र थे, और नॉन एज मिरेकल प्लेज। इन्हीं प्लेज को मिरेकल प्लेज के नाम से जाना जाता था, या इनका दूसरा नाम था मिस्ट्री प्लेज। आप याद रखिएगा,
मिरेकल प्लेज या मिस्ट्री प्लेज, ये वैसे प्लेज होते थे जो बाइबल के कहानियों पर आधारित होते थे। काफ़ी मतलब इसका एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस, धार्मिक इसका बहुत अच्छा खासा महत्व होता था। मतलब ये चर्च में जो भी बाइबल के में जो कहानियाँ थीं, उन कहानियों के आधार पर इन प्लेज को, इन ड्रामों को, इन खेलों को लिखा जाता था और खेला जाता था। ठीक है, तो आप समझ गए मिरेकल प्लेज या मिस्ट्री प्लेज। क्लियर है? आगे, देयर पर्पस वाज डायरेक्टली डिडैक्टिक। इनका जो मतलब था, इनका जो मिरेकल प्लेज का जो पर्पस था, जो उद्देश्य था, जो मतलब था, वो डायरेक्टली डिडैक्टिक था। डिडैक्टिक मीन्स शिक्षाप्रद, शिक्षा देने वाला, इन्फॉर्मेटिव। डिडैक्टिक माने इन्फॉर्मेटिव था, शिक्षा देने वाला था, शिक्षाप्रद था। किन किन प्लेज का मतलब था, किन ड्रामों का? यही मिरेकल प्लेज जो कि आधारित होते थे बाइबल के कहानियों के ऊपर। द अर्लीस्ट मिरेकल इन इंग्लैंड, कहते कि सबसे अर्लीस्ट, सबसे पहला जो एक चमत्कार हुआ था इंग्लैंड में, वो क्या था? वो था लुडस डी सैंक्टा कैथोरियन, विच वॉज परफॉर्म अबाउट द ईयर 1110। कहता है एक मिरेकल हुआ था इंग्लैंड में। इसी तरह का एक मिरेकल प्ले खेला गया था, लिखा गया था। कब? जिसका नाम था लुडस डी सैंक्टा कैथोरियन, वॉज परफॉर्म्ड, जो कि परफॉर्म किया गया था, जो कि स्टेज में खेला गया था। कब? अबाउट द ईयर 1110, 1110 ईस्वी में ये खेला गया था। कहाँ? इंग्लैंड में। क्लियर? दीज मिरेकल प्लेज, इस तरह के जो मिरेकल प्लेज थे, जो चमत्कारी जो ड्रामे थे, जो कि बाइबल के स्टोरीज़ के ऊपर आधारित थे, इंक्रीज्ड स्टडीली इन नंबर एंड इन पॉपुलैरिटी। बहुत ही जल्दी ये क्या इंक्रीज़ हुआ, बढ़ा। स्टडीली मैंने होता तेज़ी के साथ, स्टडीली मैंने तेज़ी के साथ बढ़ा। इन नंबर, संख्याओं में बढ़ा, एंड इन पॉपुलैरिटी, और लोकप्रियता में भी बढ़ गया। इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, और ये धीरे धीरे इन ड्रामों की संख्या भी बढ़ती चली गई। किन ड्रामों की? मिरेकल प्लेज की। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब हम बात करते हैं आगे। बाय द ईयर्स 1300 द मिरेकल्स वेंट आउट ऑफ इक्लीसियास्टिकल हैंड्स। अब देखिए, 1300 ईस्वी तक, बाय द ईयर 1300, यहाँ तक द मिरेकल्स वेंट, जितने भी चमत्कार थे वो चले गए। वेंट आउट ऑफ इक्लीसियास्टिकल हैंड्स, कहता कि वो जो जितने भी ईसाई धर्म से संबंधित जो भी ड्रामे थे, जो भी प्लेज थे, जो भी लिखे जाते थे, या जो भी स्टेज किए जाते थे, ड्रामा खेले जाते थे, वो उनके हाथ से निकलता चला गया। कब तक? 1300 ईस्वी तक। मीन्स ये चर्च की जो स्टोरीज़ होती थी, जो बाइबल की स्टोरीज़ होती थी, जिनके आधार पर इसको खेला जाता था, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या हुआ, ये उनके हाथ से निकलता चला गया। दे वर एडॉप्टेड ईगरली बाय द ट्रेड गाइड्स, और वहाँ से निकल कर ये कहाँ चला गया? दे वर एडॉप्टेड, वो जो मिरेकल ड्रामा थे, वो जो प्लेज थे, वो एडॉप्ट कर लिए गए, वो अपना लिए गए। किसके द्वारा? ईगरली, काफ़ी उत्सुकता के साथ अपना लिए गए। किसके द्वारा? बाय द ट्रेड गाइड्स। बाय द ट्रेड गाइड्स। ट्रेड गाइड्स बोलते हैं दोस्तों जो ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके पेशवा को बोलते हैं। ठीक है, ट्रेड गाइड्स के द्वारा वो अपना लिए गए। दे वर अंडर द जनरल कंट्रोल ऑफ द काउंसिल ऑफ द टाउन। वो सारी चीज़ें जनरली, आम तौर पर, है ना, किसके कंट्रोल में आ गई? टाउन के काउंसिल के, वो जो शहर का जो काउंसिल था उसके कंट्रोल में आ गई। कौन चीज़? ये सारी चीज़ें। क्लियर है? बाय द बिगिनिंग ऑफ द 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी के आते आते, 14वीं शताब्दी के शुरू होते होते
ऑल दीज प्लेज, ये सारे प्लेज, ये सारे ड्रामे वर इन वेरियस लोकेलिटीज़ ऑफ इंग्लैंड। फिर क्या हुआ, वो सिर्फ उसी के हाथ में नहीं रहा, किसके, उसके हाथ से निकल कर मतलब वो जो धार्मिक जो लोग ये जो ड्रामा खेलते थे, वहाँ से निकल कर ये इंग्लैंड के हर गोशे में, हर कोने में, हर कॉर्नर में ये छा गया। ठीक है, 14वीं सेंचुरी के आते आते, शुरू होते होते ये जितने भी प्लेज हैं, जितने भी ड्रामे हैं, वर इन द वेरियस लोकेलिटीज़, वो बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे लोकेलिटीज़ में, इंग्लैंड के बहुत सारे लोकेलिटीज़ में ये फैल गए, ये चले गए। ओके, पैराग्राफ चेंज कीजिए। इन द लेटर मिडिल एजेस, कहते कि बाद के मध्य कालों में, मध्य एजेस में, युग में, डेवलप्ड अनदर काइंड ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर। अब एक दूसरे तरह का, एक दूसरे किस्म का, दूसरे प्रकार का ड्रामेटिक लिटरेचर क्या हुआ, डेवलप हुआ, विकसित हुआ। कौन सा ड्रामेटिक लिटरेचर था? ड्रामा का लिटरेचर माने होता है दोस्तों साहित्य, ड्रामा का एक साहित्य, एक नया साहित्य क्या हुआ, उभर कर सामने आया, नोन एज मोरालिटी प्लेज। कौन से प्लेज? मोरालिटी प्लेज। पहले कौन से प्लेज थे? वो थे मिरेकल या मिस्ट्री प्लेज थे, जो कि धार्मिक बाइबल के किस्सों पर आधारित होते थे। अब ये आ गए मोरालिटी प्लेज। अब ये मोरालिटी प्लेज क्या, मोरल आप जानते हैं, नैतिक बोलते हैं, नैतिकता, हमारे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, हमको कितना गुस्सा आता है, हमको कितना प्यार आता है, हमको कितनी भूख लगती है, हम कितना सुंदर हैं, हमारे आइडियाज़ कितने सुंदर हैं। इन चीज़ों पर जब कोई थीम बेस्ड होता है, ऐसे पर कोई अगर हम ड्रामा प्ले करते हैं, ऐसे ड्रामास को हम लोग बोलते हैं मोरालिटी प्लेज। किसी की सच्चाई दिखानी हो, जैसे राजा हरिश्चंद्र है, उसकी हमको सच्चाई दिखानी है, तो ये मोरालिटी प्ले के अंदर में आएगा, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र की सत्यता को, सच्चाई को किसी कैरेक्टर के द्वारा, किसी पात्र के द्वारा सामने लाया जा सकता है। उसका जो चरित्र चित्रण करेगा, उस तरह का जो प्ले होगा, वो मोरालिटी प्लेस के अंदर आएगा। पकड़ में आ रही है बात? चलिए, तो नॉन एज मोरालिटी प्लेज इन विच द कैरेक्टर वर वर्च्यूज पर्सनिफाइड एज ब्यूटी। कहते हैं इन विच, जिसमें द कैरेक्टर्स, जो पात्र होते हैं, पात्र जो थे, वर वर्च्यूज, उसके अंदर जो गुण थे, उसके अंदर जो गुण थे, पर्सनिफाइड मतलब किसी इंसान के या जिसका वो चरित्र चित्रण कर रहा है, उसके गुण उसमें समा जाते थे। सच एज, जैसा कि उसकी ब्यूटी, सुंदरता, उसके स्ट्रेंथ, उसके अंदर का आत्मबल या बल, ग्लुटनी, खाऊपन, ग्लटन बोलते हैं जिसको हम पेटू बोलते हैं, खाऊ, जो बहुत खाता है, गप खा जाता है, तो ग्लूटनी मैंने बहुत खाने वाला, खाऊपन, एंड पीस, और किसी के अंदर जो शांति होती है ना, शांत भावना होती है। इन चीज़ों को, इन वर्चूज़ को, इन गुणों को अगर कैरेक्टर के द्वारा किसी प्ले में दर्शाया जाता है, ऐसे प्लेज को हम लोग बोलते हैं मोरालिटी प्लेज। पकड़ में आई बात? ये है मोरालिटी प्लेज। ओके, द मोरालिटीज़ वर इन एग्जिस्टेंस एज बैक एज हेनरी सिक्स्थ। अब कहते हैं कि ये जो मोरालिटीज़ हैं, ये जो नैतिकता हैं, ये जो सदाचार हैं, मोरालिटी माने नैतिकता, सदाचार, ये जो सदाचार हैं पहले से ही मौजूद थे, वर इन एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में थे, वर माने थे, इन एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में थे, एज बैक एज हेनरी सिक्स्थ टाइम। कहते कि हेनरी जो किंग था, किंग हेनरी सिक्स जो किंग था, उसके ज़माने से, उसके टाइम से ये मोरालिटी प्लेज का अस्तित्व था। और ये हेनरी सिक्स्थ 1422 से 71 के बीच में इन्हें शासन किया था। अमंग द फेमस मोरालिटी प्लेज, कहते कि मोरालिटी प्लेज, फेमस मोरालिटी प्लेज में से कुछ आर यहाँ दिए गए हैं। कुछ मोरालिटी प्लेज में से कुछ के नाम यहाँ दिए हुए हैं, आप भी देख सकते हैं। मैरिज ऑफ विट एंड विजडम, कहता है विट और विजडम की शादी। विट आप समझते और विजडम समझते। विजडम में होता है अक्लमंदी, जो इंसान, अब विट मने भी होता है अक्लमंदी, चालाकी, बट दोनों में फ़र्क है। विट क्या होता है? हम कह सकते हैं कि विट का मतलब होता है जो इंसान जल्दी कुछ बातों को सोच लेता है, विट है ना, किसी बात का फटाक से जवाब दे देता है, विट, ये इसकी विट कहलाती है, चालाकी,
जल्दी से, चालाकी प्लस समझदारी दोनों है इसमें, और विजडम में समझदारी है बट काफ़ी सोच समझकर जो बात बोली जाती है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं विजडम। विजडम और विट्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस सिर्फ समय का फ़र्क है। विट जल्दी समझकर हम आंसर देते हैं और विजडम समझते हैं, आकलन करते हैं, फिर आंसर देते हैं, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं विजडम। तो बोलता है विट और विजडम की शादी एक मोरालिटी प्ले है। दूसरा एवरीवन, प्रत्येक आदमी, ये भी एक मोरालिटी प्ले है। तो 4 एलिमेंट्स, 4 तत्व, ये भी एक मोरालिटी प्ले है। द ट्रायल ऑफ ट्रेजर, ट्रेजर माने खजाना, खजाने का ट्रायल माने मुकदमा, ट्रायल, ये भी एक मोरालिटी प्ले। एंड द प्राइड ऑफ लाइफ, और जीवन का गौरव या गर्व कह सकते, प्राइड, ये भी एक मोरालिटी प्ले है। ठीक है। What is known as interlude was also a late product of the dramatic development of the morality plays। कहते कि जो कि हम जानते हैं, what is known as, जो प्रिल्यूड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सॉरी नॉट प्रिल्यूड, इस इंटरल्यूड, जो इंटरल्यूड के नाम। अब देखिए इंटरल्यूड क्या होता है। इंटरल्यूड का वैसे तो मीनिंग होता है इंटरवल, लेकिन इंटरल्यूड को हम लोग यहाँ अगर एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, तो हम बोलेंगे किसी 2 प्लेस के बीच में, किसी 2 पार्ट के बीच में जब कोई इंटरटेनमेंट के लिए कोई अनदर पार्ट डाला जाता है, तो ऐसे पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरल्यूड। पकड़ में आई बात? मतलब एक सीन है, एक दूसरा सीन है, उसके बीच में कोई हंसी मजाक का, इंटरटेनमेंट का अगर कुछ आ जाता है, तो हम लोग उसी को इंटरल्यूड बोलते हैं। जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा, कोई सीरियस सीन है, उसके बीच में कुछ जोकर लोग आ जाते हैं, हंसी मजाक की बातें हो जाती है, लोग दर्शक जो हंस लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरल्यूड। कहानी पकड़ में आ गई। तो ये जो इंटरल्यूड का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी व्हाट इज़ नॉन एज इंटरल्यूड वाज ऑल्सो ए लेट प्रोडक्ट। वो भी जो लेट प्रोडक्ट है, अर्ली प्रोडक्ट नहीं, लेट, बाद में वो जो उत्पाद है, ये जो इंटरल्यूड एक उत्पाद बोल रही है, उत्पादन है किसका? ड्रामेटिक डेवलपमेंट ऑफ द मोरालिटी प्ले। ये मोरालिटी प्ले का ही ड्रामेटिक डेवलपमेंट है। ड्रामेटिक डेवलपमेंट माने ड्रामा का ही एक तरह का विकसित रूप है। मोरालिटी प्ले में ही इसका यूज़ हुआ था, है ना। ठीक है ना। कहने का मतलब कि ये जो इंटरल्यूड का कॉन्सेप्ट है वो मोरालिटी प्ले से ही शुरू होता है। इसका डेवलपमेंट जो है, इसका जो विकास है, ये जो विकसित हुआ था, ये इसी दौर में विकसित हुआ था। कौन? इंटरल्यूड। अब समझ गए आप इंटरल्यूड क्या होता है? चलिए, ओके। इट फ्लोरिश्ड अबाउट द मिडिल ऑफ द 16th सेंचुरी। ये जो इंटरल्यूड है ये फ्लोरिश किया, फूला फला। कब फूला फला? अबाउट द मिडल ऑफ 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के मिडिल में, बीच में, 16वीं शताब्दी के मध्य पीरियड में, मध्य काल में ये जो इंटरल्यूड का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो इसकी संकल्पना है, पूरी तरह से फली फूली, पूरी तरह से फ्लोरिश हुई। जॉन हेवुड वाज द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ इंटरल्यूड। आप इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि हु वाज द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ इंटरल्यूड्स। जो 2 खेल के बीच में, 2 ड्रामे के 2 पार्ट के बीच में एक हंसी मजाक का या इंटरटेनमेंट का जो पार्ट होता है, उसको इंटरल्यूड कहते हैं। और उसका सबसे फेमस लिखने वाला कौन था? जॉन हेवुड लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। जॉन हेवुड was the most famous writer of interludes. Besides the miracle plays, कहते मिरेकल प्लेस को छोड़कर, उसके अतिरिक्त, बिसाइड में अतिरिक्त, एंड इंटरल्यूड्स, और इंटरल्यूड्स को छोड़कर, देयर वर सेवरल फोक प्लेज ऑफ सेवरल काइंड्स। इंटरल्यूड और मोरालिटी प्लेस को छोड़कर और भी कई तरह के, सेवरल में कई तरह के फोक प्लेज, ना, लोक ड्रामा, लोग जिसे हम लोग लोकगीत कहते हैं, तो लोक ड्रामा भी कई प्रकार का था, या कई प्रकार का हुआ करता था उस ज़माने में। तो चलिए दोस्तों, ये जो पेज नंबर 42 में
अब पैरा नंबर 2 पे हम लोग इसको स्टॉप करते हैं, बिकॉज़ ये वीडियो लंबी हो रही है, आपको भी देखने में शायद परेशानी होगी। तो चलिए इसको हम लोग क्लोज़ करते हैं। बहुत ही जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ हम इसी 42 पेज के अगले पैरा के साथ सेकेंड पैरा के साथ हमको आगे आपको मिलेंगे। तब तक के लिए हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, या कोई दिक्कत है तो भी आप पूछिए, है ना। और कोई और भी कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमें आप ज़रूर पूछिए, हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।